चलते चलते बात किफ़ायत के साथ देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला बारामूला के बहुत ही काबिल और ज़हीन डॉक्टर वसीम इकबाल, जो कि बच्चों के माहिर अमराज़ हैं और अभी GMC बारामूला में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। आज उनसे बात होगी। आइए खैर मकदम करते हैं आज हमारे मेहमान वसीम इकबाल का। खैर मकदम है सर आपका। शुक्रिया किफ़ायत, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनल पे आने का और अपने नाज़रीन से मुखातिब होने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने भी टाइम निकाला आज लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें जाननी हैं बच्चों की डिजीज़ के बारे में, बहुत सारे पुराने मिथ्स हैं उनके बारे में जाना। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कॉमन डिजीज़ हैं बच्चों में जो आए दिनों देखने को मिलते हैं, जिनमें चेस्ट इन्फेक्शन है, डायरिया है या फीवर है, उसके बारे में कैसे ये चीज़ होती है और कैसे हम इनको रोक सकते हैं? बिल्कुल किफ़ायत, अक्सर देखा गया है कि बच्चों में कुछ ही ऐसे अमराज़ हैं जो काफ़ी कॉमन है। लाइक मैं आपको, जैसे आपने बताया, छाती ख़राब होना, डायरिया है, फीवर आना, तो ये बहुत कॉमन है और अक्सर होता है ऐसे कि ये सीजनल होते हैं। मतलब किसी मौसम में ज़्यादा होते हैं, किसी मौसम में कम। जैसे हम आज के मौसम की बात करें, बाहर का मौसम है, आजकल देखते हैं हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जिनको चेस्ट की शिकायत रहती है, उनको खांसी रहती है, बुखार रहता है, और साथ में आजकल ऐसा भी देखा गया है कि डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यही बहुत कॉमन डिजीज़ हैं। मैं चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो बच्चों में अक्सर ये चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, इनके वजूहात हैं, बहुत कम वजूहात हैं, लेकिन इनमें कुछ सीरियस चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको हम निमोनिया कहते हैं। तो हमें आम डिजीज़ और निमोनिया में भी डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत होती है। तो जो चेस्ट इन्फेक्शन है, अक्सर इसकी वजह ये होती है कि बच्चों को किसी का ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है बिल्कुल। और वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। कोई बच्चा ऐसा होता है, उसको ऑलरेडी ऐसे दमे की शिकायत रहती है, तो उनमें सीज़न की वजह से, जैसे आजकल पोलन काफ़ी होता है, जो बागों में फूल खिलते हैं उनमें से कुछ पोलन निकलते हैं ऐसे, याद से फम चबाना, बिल्कुल आसान, तो उसकी वजह से उनको एलर्जी होती है और उनकी वजह से खांसी वगैरह होती है। तो वो फिर एग्रवेट होके कभी इन्फेक्शन का बाइस बन सकती है। तो साथ में अगर डायरिया की बात करें, अक्सर जो डायरियाज़ भी होते हैं इनके भी वजूहात होते हैं, और कॉमन वजह जो है वो है अक्सर वायरस ही। तो उस वायरस से क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, वहाँ पे थोड़ा जो इंटेस्टाइन लाइनिंग हम उसको बोलते हैं, अंदर की जो परत होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और जिस्मानी ऐसा रहता है कि हमारे जिस्म का ऐसा रिस्पांस रहता है कि इसको बाहर फेंके। तो वो कोशिश होती है उसकी कि वो इन्फेक्शन बाहर निकला, तो वो डायरिया का ये करते हैं, सूरत इख्तियार कर लेती हैं। तो यही है कॉमन। डॉक्टर साहब, जो आपने डायरिया बोला या ये चेस्ट इन्फेक्शन बोला, क्या ये खाने पीने की वजह से भी हो सकता है? एक तो आपने वायरल बोला, चेस्ट इन्फेक्शन जो है वायरल किसी को होगा तो आपको भी हो सकता है, एक वो वजूहत है। दूसरा डायरिया, क्या फूड अगर हम कभी गलत खा लें, बच्चों को खिलाएं, क्या उससे डायरिया हो सकता है? बिल्कुल सही बात है किफ़ायत। अगर डायरिया का काफ़ी रिलेशन खाने पीने से है। एक वजह ये होती है, उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजन। तो कभी कोई बासी खाना खा लिया या बाहर से कोई गंदा खाना खा लिया, तो उसके वजह क्या हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद या 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट को, बच्चे को डायरिया हो सकता है। ये एक वजह है। दूसरी वजह है किसी खाने की एलर्जी होना। लाइक वो अक्सर देखा गया है कि इस किस्म का डायरिया किसी बच्चे को किसी खास खाने की एलर्जी होती है, उसके वजह से हो सकता है, जो खाते ही उसको डायरिया हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, एक बच्चों में या एडल्ट्स में भी एक कंडीशन है, उसको सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर गेहूं की कोई चीज़ खा लें तो उससे डायरिया हो जाता है। एक और वजह है कि कोई चीज़ एक्सेस में खा लेना, उसको हम ऑस्मोटिक डायरिया बोलते हैं। तो उस बच्चे में कभी बच्चे ने काफ़ी कैंडीज़ खा ली, शुगर खा लिया, मीठी चीज़ें खा ली, तो वो खाने की वजह से उसको डायरिया हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन वजह हैं जिससे डायरिया की ये चीज़ें हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी सवाल में एक बात निकल के आई है, एक पुराने मिथ्स हैं। लोग पुराने कहते हैं कि खासकर टॉडलर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से कम या 2 साल के होने वाले होते हैं, अगर उनकी मदर कुछ खाए तो बच्चों पे उसका असर पड़ता है, क्योंकि वो माँ का दूध पीता है। किस हद तक ये कोरिलेटेड है कि उससे भी बच्चा बीमार हो सकता है? अगर मोज तेज़ खे तो बच्चे की बीमार गई, मोज खे सरत बच्चे से चेस्ट खराब गई, किस हद तक सही है? ये तो बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा किफ़ायत, और मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को यही हिदायत देता हूँ। मेरा काफ़ी वक्त अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस पे भी जाता है कि मैं काउंसल करता हूँ पेरेंट्स को कि बच्चे, आप मदर क्या खाएगी और क्या नहीं खा सकती। तो इसमें मैं एक
आपको एक पिक्चर दे दूं ऐसे कि मदर कुछ भी खा सकती है जी, ठीक है। तो बहुत ऐसी कम चीज़ें हैं जो इसके खाने से बच्चे पे असर पड़ सकता है जी। यहाँ मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस या हमारे घरों में ऐसा होता है कि हम लोग जो अगर बच्चे को आज डायरिया हुआ तो माँ ने कल शाम को जो भी खाया हो हम अक्सर उसी पे ब्लेम डालते हैं। अगर मैं अक्सर पेशेंट को जोकिंगली भी ऐसे बोल देता हूँ कि अगर माँ कल फाका भी रहेगी तो आप उसको बताएंगे कि नहीं जी कल फाका रही थी आप, इसीलिए आज उसको डायरिया हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाने से बच्चे पे असर पड़ सकता है। जैसे अगर कोई शीरखार बच्चा है जो 6 महीने से कम है, सिर्फ माँ का दूध पी रहा है और अगर माँ कोई दवाइयाँ खा रही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो दूध में सिक्रीट होती हैं, दूध के रास्ते बच्चे तक पहुंच सकती हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मुज़र होती हैं बच्चे के लिए। तो दवाइयों का ऐसा है कि जो भी डॉक्टर साहब आपको कोई जब भी किसी माँ को कोई डॉक्टर साहब दवाई दे तो बेहतर ये रहता है कि उनको डॉक्टर साहब को ये बता दें कि हम बेबी फीड करते हैं, फीड कर रहा है तो डॉक्टर साहब वो दवाइयाँ देंगे जिससे बच्चे पे कोई असर नहीं होगा। जी। दूसरा खाने में ऐसी चीज़ें जैसे अक्सर देखा गया है कि बच्चे को डायरिया होता है, उसमें जो लिटरेचर से प्रूव्ड है और जो साइंटिफिकली सही है उसमें देखा गया कि डेयरी प्रोडक्ट्स में गाय का दूध आता है, जैसे हम चाय पीते हैं, आइसक्रीम खा ली या कोई ऐसा चीज़ है जिसमें दूध पड़ता है तो उनसे हो जाता है डायरिया का खतरा हो सकता है। साथ में ऐसा भी देखा गया कुछ बच्चों में होती है एक एलर्जी जो हम कहते हैं काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी। तो अगर किसी बच्चे को काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो उसकी इंटेस्टाइन्स, उसकी जो अंतड़ियाँ होती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती ये प्रोटीन और उनको क्या हो जाता है कि अक्सर उनमें डायरिया आता है, उनमें ब्लीडिंग आ जाती है और उनमें खून कम हो जाता है जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो माँ अगर गाय का दूध भी पिए तो वो प्रोटीन सिक्रीट हो सकता है मिल्क में थ्रू मिल्क और बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अदरवाइज जो हम आम तौर पे घर पे खाते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, जैसे चावल है, रोटी है, सब्जियां हैं, गोश्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो एग है जैसे अंडा है तो उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे ऐसे शख्स हैं जिनको एग प्रोटीन एलर्जी होती है, लाइक वो अंडा नहीं खा पाते। जी बिल्कुल। तो कभी अंडा खा लिया तो उनको पेट में दर्द हो जाता है या कभी सर दर्द हो जाता है, ठीक है, या कभी एलर्जी निकल आती है जिस्म पे। तो ऐसा देखा गया है कि अगर माँ ने एग खा लिया तो अगर बच्चे के फादर को एग प्रोटीन एलर्जी है तो बच्चे को हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे बाकी जो भी चीज़ें खाएं अच्छा पका हुआ होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए जो आपने बातें की। एक और इसी में एक बात निकल के सामने आई है, ख़ासतौर पर उन पेरेंट्स की ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है जिनका पहला बच्चा होता है कि वो कब बच्चों को जो है सॉलिड फूड स्टार्ट करें, कब किस एज से सॉलिड फूड स्टार्ट करना है, क्या क्वान्टिटी होनी चाहिए, कौन से फूड्स पहले देने होते हैं। बिल्कुल सही किफ़ायत। ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ज़रूरी भी है और हमारा जो ये होती है रिकमेंडेशन, हमारी ये सिफारिश होती है कि बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब उसको स्टार्ट करें। फ्रॉम बर्थ बच्चा जब पैदा होता है जब कि वो 6 महीने का हो जाए तब तक माँ का दूध काफ़ी है। अब अक्सर ये थोड़ा मैं डिविएट हो रहा हूँ उससे, अक्सर माँ में ये शिकायत रहती है जी मेरा दूध कम है। ठीक है, तो दूध कम पड़ रहा है तो बच्चे को हम कुछ और ऐड कर लें। तो अक्सर माएँ ऐसे ये सोचती हैं कि बच्चा रो रहा है, काफ़ी रो रहा है, तो ये भूख की वजह से रो रहा है और इसको हमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दूध काफ़ी नहीं पड़ रहा है। तो उन माँओं को मैं ऐसा बताना मैसेज देना चाहूँगा कि माँ का दूध ऑलवेज़ और हमेशा काफ़ी रहता है बच्चों के लिए। हमारा एक इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चल रहा है कि बच्चे को दूध काफ़ी मिल रहा है कि नहीं है। तो वो ये है कि बच्चे का वज़न ठीक से बढ़ना चाहिए। बच्चे का अगर वज़न ठीक से बढ़ रहा है तो उसको दूध ठीक से मिल रहा है। तो जो हमारा सवाल था, आपने पूछा कि बच्चे को किस वक्त हम फूड स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। बिल्कुल सही। तो अच्छी एज होती है बच्चे को 6 महीने पे, जब 6 कंप्लीट मंथ्स हो जाएं, 6 महीने पूरे हो जाएं, तो उस वक्त बच्चे को कुछ दूध के साथ कुछ सॉलिड्स देना चाहिए। इसमें अक्सर रहता है कि क्या दें। ठीक है, उसमें बच्चों को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि बच्चों को हम कुछ नरम चीज़ें जैसे नरम चावल हैं, ठीक है, चावल की खिचड़ी वो बना के दे सकते हैं, या है सिंपल दालें हैं जैसे हमारे पास होती है मूंग की दाल है, जैसे हमारे पास चने हैं, जैसे हमारे पास है
छोले हैं जी, उनका सूप पिला दें जी, ठीक है। और साथ में आप जो रोटी है जी, रोटी भी दे सकते हैं, घर में बनी हुई, बिल्कुल घर में बनी हुई रोटी दे सकते हैं। अब इसमें ये सवाल आता है कि दूध, जी, रोटी किसके साथ दे, दूध के साथ दे। जी, तो हम तो रेकमेंड करते हैं कि गाय का दूध इंट्रोड्यूस लेटर करें, लेकिन छोटी मिकदार में, थोड़ा बहुत, जैसे चाय के साथ दूध पड़ता है तो वो दे सकते हैं जी, तो, लेकिन मिकदार उसकी ज़्यादा कम कम कि बिल्कुल देखें कम किस हिसाब से इसको डाइजेस्ट हो रहा है, बिल्कुल, और जी, कम मिकदार रखनी जी, है। जी, और साथ में हमारा ये रिकमेंडेशंस हैं कि दिन में 3 बार सॉलिड फीड्स दें, जी, जो मेजर मील्स रहते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में दिया, जी, लंच में दिया जी, और डिनर में दिया, जी, और बीच में दिन में 2 बार शॉर्ट स्नैक्स दे दें, ठीक है। उसमें आप केला दे सकते हैं बच्चे को। और अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि एग देने में थोड़ी बहुत कोताही करते हैं लोग। हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, हम जी एग वाइट दे देते हैं, योक नहीं देते, जबकि मेडिकली हम रेकमेंड करते हैं, हम सिफारिश करते हैं कि आप योक दे दें जो येलो होता है, ठीक है। फुल हार्ड बॉयल नहीं करना है, सॉफ्ट बॉयल करना है, तो वो आप दे सकते हैं। तो अक्सर शुरू करना चाहिए बच्चों को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे चावल की खिचड़ी है, मूंग दाल की खिचड़ी है, वो दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, ठीक है। योगर्ट या दही जिसको कहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। स्लोली बिल्डअप करना होता है। और एक चीज़ जो भी जब भी बच्चे को 6 महीने पे शुरू कर रहे हैं खाना देने के लिए कुछ, तो एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ 1-2 दिन का गैप दिया करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर बच्चे को किसी चीज़ की एलर्जी हो, किसी चीज़ से एलर्जी वो पता चल जाए। बिल्कुल सही। जी, बहुत अच्छा सवाल था डॉक्टर साहब, और बखूबी आपने इसका जवाब भी दिया, हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा। डॉक्टर साहब, पुराने टाइम से चलता आया है, मैं भी सुनता आया हूँ, आपको तो बहुत ज़्यादा पता होगा कि जब बच्चों में फीवर तेज़ हो जाता है, फीवर होता है, उसके बाद बोलते हैं कि बच्चस थो ख्याल एमिस गैस लरन। ये मुझे भी पता है कि लोग कहते हैं कि बच्चस गैस लर्न, लेकिन ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि लर्न व्हाट एक्चुअली इट इज़, ये कैसे हो सकती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किफ़ायत, ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर पेरेंट्स इसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे को जी बुखार तेज़ आ रहा है, कहीं कोई दौरा ना पड़ जाए। तो लारन का मतलब है, अगर साइंटिफिकली बोलें, ये सीजर होता है, कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और दौरा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अचानक जो दिमाग है, अगर मैं ऐसे आपको समझाऊँ सिंपल टर्म में, जो हमारा दिमाग है वहाँ पे सिंपल कनेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रही होती है, अपने सर्किट्स बने हुए होते हैं। ये अचानक एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सारा सिस्टम जो बिगड़ जाता है और वो मैनिफेस्ट करता है, वो ऐसे बाहर आ जाता है। कोई शॉर्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल कम वक्त के लिए होता है, कोई मैसिव डिस्चार्ज होता है दिमाग में से, और मैनिफेस्ट करता है कोई फिज़िकल, जैसे झटका लगता है बच्चे को, या कोई बच्चे को ऐसे लारन होती है कि वो बिल्कुल अगर खड़े है या खेल रहा है, अचानक गिर जाता है, या फिर झटके लगते हैं, या उसको ब्लैडर एंड बाउल जिसको हम बोलते हैं, पेशाब जैसे निकल जाएगा, ठीक है। कभी बच्चे को उसके बाद, एक तो जब होश खो देता है, उसके बाद बच्चे को शायद कभी किसी बच्चे को ऐसा भी होता है कि झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो झटके लगने के साथ साथ क्या हो जाता है, मुंह से झाग आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कितनी देर तक ये लारन रहती है। अब बच्चों में एक बहुत बड़ी वजह है ये लारन होने की, जिसको फीवर की वजह से, बुखार की वजह से, जिसको हम मेडिकल टर्म में फेब्राइल कन्वर्जन कहते हैं, फेब्राइल सीजर। ये अक्सर देखा गया है 6 महीने से 5 साल के बच्चों में होता है ऐसा, और अक्सर देखा गया है कि तेज़ बुखार के साथ देखा गया है कि होता है। फीवर कितना डिग्री हो तो उसके बाद ये खतरा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी मैं बताऊंगा। अक्सर पहले कहा जाता था कि तेज़ बुखार 101 बुखार हो, 102 बुखार हो, तो उस वजह से ऐसा, उसके बाद ये सीज़र हो सकता है। लेकिन आजकल जो नई एविडेंस आ रही है उसमें देखा गया है कि बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन बुखार भी हो, छोटा सा 99.5 उसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है बुखार। तो इसमें क्या करना है, इसको हम बोलते हैं फेब्राइल कन्वर्जन। तो ये अक्सर मैंने जैसे बताया कि 6 महीने से 5 साल के बच्चों में होता है ऐसा। तो इसमें बच्चे को पहली चीज़, अगर किसी बच्चे को बुखार हो तो इस चीज़ से बचने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए लेनी चाहिए, उसके लिए ये है कि बच्चे को ज़्यादा हमें लपेट के नहीं रखना है। हमें कोशिश करनी है कि इसका जो बुखार हो, टेम्परेचर है, कम हो जाए। तो इसका क्या यहाँ पे ज़रूरी पूछना है, अगर सर्दियों में बुखार हो तो कब भी हमें कपड़े इसको कम लगाने हैं, तब भी इसको लपेट के ज़्यादा नहीं रखना है? ये भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें ये ख्याल रखना, सर्दियों में बच्चा तो बाहर है नहीं, सर्दी में है नहीं, कमरे में है, ठीक है। तो कमरे में भी, कमरे का टेम्परेचर तो ठीक होता है, उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं, तो उसमें भी कपड़े नहीं लपेट के रखें। ओके, बिल्कुल। उससे क्या हो जाता है कि हाइपरथर्मिया का खतरा
खतरा रहता है। हाइपरथर्मिया जिसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना तो ये मदद नहीं करता बुखार में, उल्टा ये नुकसानदायक है। तो इससे क्या हो जाता है कि और बुखार हो जी। आप कह रहे थे जी, एक तो कपड़े कम लगाने जी, दूसरा एक तो कपड़े कम रखने और स्पंजिंग करनी है जी। तो हमें गीली पट्टियाँ करनी आबदज इस मानो आबदज बिल्कुल आबदज अगर कारण आबदजों से वारिया फ़ायदे तो उसमें क्या करना है, सर पे बगल पे थोड़ा बहुत तुसिच करना, पहुँचना है, स्पंज करना है। ये नहीं कि ऊपर ही रख दिया और फिर लपेट के रख दिया, लपेट के नहीं रखना है बच्चे को। पहला ये करना है बच्चे को बुखार कम करने के लिए ये तदाबीर लेनी है। और उसके बाद आप घर पे भी लाइक सिंपल मेडिसिन है, ओवर द काउंटर मेडिसिन उसको हम बोलते हैं, पैरासीटामॉल है। जैसे पैरासीटामॉल आप दे सकते हैं, आपने अपने प्रैक्टिशनर होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, उनसे आप ऑलरेडी ये दवाई लेके रखनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को बुखार के वक्त मुझे कौन सा डोज देना है। बस ये करें तो इंशाल्लाह बुखार जल्दी उतर जाएगा और जो लारन का खतरा है वो कम हो जाएगा जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे मैं जानना चाहूँगा। सिंस कोविड पीरियड जो है था उसमें स्कूल्स बंद थे, अभी कोविड फिर से बढ़ रहा है, स्कूल्स जो हैं ओपन हो गए हैं। अब कोविड एंड स्कूल बच्चों को रिलेटेड ये कैसे देख रहे हैं और इसमें क्या करना चाहिए पेरेंट्स को और टीचर्स को? बिल्कुल किफ़ायत, ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा। जो देखा लास्ट ईयर हमने देखा कि जो कोविड का पैंडेमिक देखा हमने, जो वबाई बीमारी फैली तो कितना नुकसान हुआ हमें बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट तो हम इसमें ऐसे देख रहे हैं कि बच्चों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। अब इसमें एक फॉर्चुनेट चीज़ ये रही कि बच्चों में कोविड जो देखा गया वो बिल्कुल या तो एसिम्प्टोमेटिक था, मतलब कोई अलामत नहीं आई उनमें, या तो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक, उनको खांसी जुकाम रहा। बहुत कम परसेंटेज ऐसी रही बच्चों की जिनको सीवियर कोविड हुआ। जैसे हमने एडल्ट्स में देखा कि काफ़ी लोगों में मतलब काफ़ी मौतें भी हुई फॉर्चुनेटली, तो कोविड की वजह से हुई। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि कोविड कम हो गया अब, लेकिन सेकंड वेव देखने में आ रहा है। हमें ये देखना है, इसमें हमें देखना है प्रोज एंड कॉन्स बोथ। जो अब स्कूल शुरू हुए तो इसमें हमें ये भी देखना है कि नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, जैसा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी SOPs जारी किए हुए तो वो SOPs बिल्कुल अच्छे हैं, इफ़ेक्टिव हैं। जो ऑल्टरनेट डे स्कूल जाने का तरीका है, स्कूल में जो SOPs फॉलो कर रहे हैं, लाइक मास्क पहनना है, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, डिस्टेंस, बिल्कुल ऑल्टरनेट डे स्कूल जाना है, हाफ स्टूडेंट्स को लाना, ये ठीक है। तो मैं इसकी बिल्कुल तायीन करता हूँ कि होना भी चाहिए। तो हम बच्चों को ऐसा घर पे नहीं रख सकते। तो इनकी पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, एक साल ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है, तो लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं आपको इसमें ये बता दूं कि बच्चों में तो कोविड बड़ा माइल्ड होता है, लेकिन बच्चे एक सोर्स बनते हैं कि एडल्ट्स में इन्फेक्शन होने का। तो ऐसा ख्याल रखना है कि बच्चे जब भी स्कूल से वापस आएँ, इसका ख्याल रखना है कि वो अच्छे से अपने हाथ मुँह धोएँ, एक कपड़े चेंज कर लें, फिर उनको बाकी जगह बाकी फैमिली में खेलने दें या ऐसा करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पर्सनली भी जानना चाहूँगा। ब्रोंकाइल या तो इस मानो या इससे पहले की बात करेंगे तो कहते थे कि आम दवा युथी बच्चस दिन आसान, ये यूता ख़तरनाक चीज़ आसान एज़ पर पुराना जो कल्चर था कि पूरा मोहल्ला जमा होता था, फिर पूरे मोहल्ले से पूछा करते थे वो कहता पलोच लागन वो क्या खानस दिन। वो चीज़ जो है अभी चेंज हो गई। अभी डॉक्टर जो हैं प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये वार्म मेडिसिन जो है ये दे दें। तो लोगों का कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा कि अभी ये कब दे सकते हैं और किस एज में दे सकते हैं? बिल्कुल किफ़ायत, इसमें थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी आपने देखना ज़रूरी है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आम दवा दिन वंदस बिल्कुल पलो गसन, इसकी कुछ वजह हैं। तो आपने देखो जब वो बड़े बुजुर्ग पहले आम दवा देते थे उस वक्त तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब गुर्बत काफ़ी थी। ठीक है, तो जिसको हम एक किस्म का वर्म लोड कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। इस पे ऐसा समझे आप कि एक एक बच्चे को पेट में इतने सारे कीड़े होते हैं कि सैकड़ों की तादाद में कीड़े होते थे। और जब उस बच्चे को आम दवा देते थे उससे क्या होता था, अचानक वो सारे कीड़े मर जाते थे। ठीक है, और जब वो कीड़े मर जाते थे वो मूवमेंट ना होने की वजह से वो अंदर एक ब्लॉकेड बन जाता था। उसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे ऐसे भी हुआ थे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती थी या परफोरेशन हो जाती थी और बड़ा खतरनाक हो जाता था ये उस टाइम। इसीलिए ये कंसेप्ट रह गया है कि ये जी बड़ा खतरनाक है। क्यों? ये वर्म लोड ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कीड़े हुआ करते थे। तो लेकिन अब आपको बताना है कि सर्दी के साथ क्या इसका रिलेशन है। ठीक है, अब सर्दी में ऐसा होता है कि अक्सर आज भी देखें सर्दी में हम लोग जो घरों में एहतियाती करते हैं, बच्चों को नहलाते नहीं, सफाई का हाथ मुंह नहीं धोते हैं ज़्यादा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था, इनका ट्रांसमिशन ज़्यादा होता था, वर्म ज़्यादा और कीड़े ज़्यादा बढ़ जाते थे। और अगर विंटर में फिर कीड़ों की दवाई दी जाती थी
क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था, ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती थी जी। लेकिन आजकल सिचुएशन डिफरेंट है। आजकल हम रेकमेंड करते हैं कि हर 3 महीने के बाद बच्चों को कीड़ों की दवाई दे दें। कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम का इस पे कोई असर नहीं होता। ठीक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, मौसम का कोई असर नहीं होता। इसका सिर्फ हमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना है, पहले क्यों होता था विंटर में ऐसे। कपड़ों का भी कोई असर नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इसमें ऐसा है कि हम बोलते हैं जब कीड़ों की दवाई दे किसी फैटी डाइट के साथ दे, जैसे दूध के साथ अक्सर देते हैं, दूध के साथ क्यों, फैटी डाइट है, उससे एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, तो अच्छी तरह इफेक्टिव काम होता है। हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि हर 3 महीने के बाद आप बच्चों को कीड़ों की दवाई दिया करें। जी डॉक्टर साहब जी। उसके बाद डॉक्टर साहब एक और सवाल है, इंजेक्शंस। बिल्कुल, इंजेक्शंस कब देने चाहिए बच्चों को? अगर बच्चा बीमार है, फीवर है, इन्फेक्शन है, तो हम कब इंजेक्शंस की तरफ जाएं? बिल्कुल किफ़ायत, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर हमारे लोगों में ऐसा कंसेप्ट है कि इंजेक्शन देने से जल्दी फ़र्क हो जाता है। इंजेक्शन आपने समझना है पहले इंजेक्शन है क्या। जी, इंजेक्शन अक्सर होते हैं एंटीबायोटिक्स। जी, एंटीबायोटिक्स में वो हम मुँह के रास्ते भी दे सकते हैं, जी, इंजेक्शन के रास्ते भी दे सकते हैं। अक्सर मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा हुआ है कि इंजेक्शंस क्यों इफ़ेक्टिव रहते हैं बनिस्बत के ओरल मेडिसिन। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स अक्सर डोज इफेक्टिव नहीं देते। जो डॉक्टर साहब ने उनको ओरल मेडिसिन जो होती है, बिल्कुल बताया होता है, या तो ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं, इफेक्टिव मेडिसिन नहीं देते हैं। अब जो इंजेक्शंस कब देने चाहिए, ठीक है, वो सवाल है, वो आप डॉक्टर्स पे छोड़ दें, क्योंकि डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन देख के। पेशेंट की कंडीशन क्या है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं, जैसे निमोनिया है, बच्चों में अक्सर कॉमन होता है, और डॉक्टर ही पहचान सकता है कि निमोनिया किस बच्चे में है और किस बच्चे में नहीं है। उसमें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ओरली एब्जॉर्प्शन कम रहती है, ठीक है, और बच्चा ले नहीं पाता है, उल्टियाँ कर देता है, ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है मेडिसिन, तो उस वक्त इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अक्सर ऐसा करें कि जब भी बीमार हो बच्चा, तो आप अपने डॉक्टर साहब से मिलें, डॉक्टर साहब से बात करें, अगर उनको सही लगता है उसी सूरत में इंजेक्शन करा लें। ये नहीं कि अक्सर देखा गया है कि लोग जब भी बच्चे को कभी छोटा मामूली बुखार आ जाता है तो गली के नुक्कड़ पे जो क्लिनिक होती है वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगवा देते हैं, घर में बैठ जाते हैं। वैसा बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर साहब से मिलें, अगर उनको सही लगता है तो आप इंजेक्शन लगवाएं, अदरवाइज डॉक्टर साहब इसी इंजेक्शन के बाद अब हमने एक बात की कि पेरेंट्स ऐसा करते हैं। एक और चीज़ है, जब बच्चे जो बीमार होते हैं अक्सर घर में, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, और वरीड होने के बाद मदर ख़ास तौर पर गूगल डॉक्टर बन जाती है या यूट्यूब डॉक्टर बन जाती है। यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके वही चीज़ जो है अप्लाई करती है। बहुत ही कम टाइम में आप बताएं कि वो कितना सही है और कितना गलत है। बिल्कुल किफ़ायत, गूगल में ऐसा मैं बताऊंगा, ऐसा गलत नहीं है, गूगल देखना गलत नहीं है जी। तो इनफैक्ट हम इनकरेज ही करते हैं लोग थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करें, लेकिन गूगल देख के ट्रीटमेंट शुरू करना बिल्कुल गलत है जी। ठीक है, अक्सर ऐसा रहता है टू बी सेल्फ अवेयर कि है क्या कंडीशन अच्छा है, लेकिन गूगल पे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो ना करें, वो अपने डॉक्टर साहब पे जी। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? वैक्सीनेशन का मैं आपको किफ़ायत ये बता दूं, वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं, वैक्सीन आर इंडिस्पेंसिबल, बिल्कुल हर बच्चे को वैक्सीन मिलना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है एज़ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सभी वैक्सीन अवेलेबल हैं, और हमारी एकेडमी और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी रेकमेंड करती है जो अस्पताल में अवेलेबल वैक्सीन है वो भी करा लें, और कुछ और वैक्सीन है जो करा सकते हैं और बच्चों के लिए मुफीद हैं। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं और अपने टाइम पे कराने बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, अब हमारे शो का वक्त जो है ख़त्म हो रहा है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है हमारे नाजरीन को भी जो है डॉक्टर साहब की बातें सुनकर उनको ज़रूर कोई ना कोई मदद होगी। आखिर पर इख्तिताम और इजाज़त लेने से पहले आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए? किफ़ायत मैं मैसेज अपने सामईन को यही देना चाहूँगा कि आजकल मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और बच्चे अक्सर घर में मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसका बिल्कुल आपको ख्याल रखना चाहिए। पेरेंट्स को खासकर मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अपने बच्चों को ये जो मोबाइल है थोड़ा उसका स्क्रीन टाइम जिसको हम कहते हैं वो लिमिट करें। 24 घंटे में 1 घंटा काफ़ी है, तो उसमें साथ भी ये भी ध्यान रखें वो क्या देख रहे हैं। उसमें मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं आप भी देखें, उसको कहते हैं शेयर स्क्रीन, देख लें दोनों क्या देख रहे हैं। और जो इंटरनेट से ये मोबाइल देखते देखते वो ऐसा ना हो कि वो अपना बचपन भूल जाए, लाइक प्लेग्राउंड में आना छोड़ दें, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो अब नई एज आ रही है इसमें हम ऐसी डिजीज़ अब देख रहे हैं जो मोबाइल की वजह से और ज़्यादा
लेस फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से ज़्यादा मंजर आम पे आ रही है। तो आप यही कह रहे हैं पेरेंट्स से कि मोबाइल और टीवी जो है अवॉइड करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। बिल्कुल कम करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ थे डॉक्टर वसीम। इनकी बातें उम्मीद है कि आपके लिए मुफीद साबित होंगी। हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और हमारे प्रोग्राम को और ज़्यादा हमें अच्छा करने के लिए आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि हमें क्या चेंज लानी चाहिए। दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब के साथ कैमरामैन आबिद खान को इजाज़त। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान। यतीम एक छोटा सा लफ्ज़, मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफ़ाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज़ायद रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट। बारामुल्ला की आवाम के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर में बच्चों के मलबूसात की शानदार दुकान का आगाज हो चुका है। बेबी वर्ल्ड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला। हमारे यहाँ बच्चों के लिए दिलकश और दिलफरेब डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स दस्तयाब है जिनमें नाइकी, टॉमी, फर्स्ट बेबी, आईबॉय, बेबी हग, सरप्लस, HM, फैकटिनो, नेक्स्ट, OBS, पोलो और प्यूपिल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 7006603497। याद रखें और तशरीफ लाएं। बेबी वर्ल्ड पार्क रोड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला।